नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपको 200 रुपये जो है वो उसके लिए पे करने होंगे। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 9816270168 नंबर पे। और आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो प्रोटेक्टेड पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपने इस नंबर पर सेंड कर देना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और बॉयज़ के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा उनको। और उसके बाद उस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप कर देना है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस में टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। उसमें से 15 जो क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको अनसीन पैसेज यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से उसको पढ़कर आपको नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे और 5 प्रश्न दिए होंगे, उनके आंसर जो है वो आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के देने होते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी व्याकरण के पूछे जाते हैं। टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण जो है वो कौन से हैं। तो बोला गया कि अल्प प्राण जो वर्ण है वे कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ये आपने याद रखना है। जिन भी व्यंजनों का या जिन भी वर्णों का आप उच्चारण करते हैं और मुंह से जो है अगर कम हवा निकलती है तो उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं या फिर अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो आपने बताना है कि इन चारों में कौन से वर्ण हैं जो कि अल्प प्राण हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि मुंह से जो है वो कम हवा जो है निकले। तो जिन वर्णों के उच्चारण की इसमें जो है मुंह से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण वर्ण या अल्प प्राण व्यंजन जो है वो कहा जाता है। तो क और ग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इनके उच्चारण के इसमें जो है वो मुंह से जो है वो कम हवा जो है वो निकलती है। और आपने एक बात और याद रखनी है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो पांचवा व्यंजन वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण ध्वनि होता है। ये भी आपने याद रखना है। वर्ग समझ रहे हो, जैसे क ख ग घ। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे मान लो पहला, तीसरा और पांचवा बताया है, तो जैसे ये वर्ग है, ठीक है, क ख हो गया, उसके बाद ग घ और ण। तो इसमें क्या बोला गया है, आपने पहचान कैसे रखनी है। एक तो आपने याद रखना है कि मुंह से कम हवा निकलनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपने इतना याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो पहला कौन सा है, पहला क हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, ग हो गया, और पांचवा जो है वर्ण हो गया। तो ये तो तीनों जो हैं वो आपके अल्प प्राण वर्ण है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा इसको ईजिली वे में भी बता रहा हूँ और डिटेल में भी बता रहा हूँ। तो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण के इसमें मुख से जो है वो कम हवा निकलती है, या फिर किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वे आपका अल्प प्राण
व्यंजन होता है या अल्पप्राण वर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसी तरह आपने याद रखना है कि महाप्राण भी आपसे पूछ सकते हैं। एक होते हैं अल्पप्राण वर्ण, दूसरे होते हैं महाप्राण वर्ण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तो वो महाप्राण व्यंजन होते हैं, ये आपने याद रखना है। अल्पप्राण में मुख से कम हवा निकलती थी और महाप्राण में जो है वो ज़्यादा हवा निकलती है। तो ज़्यादा जहाँ अधिक हवा निकलती है वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। और इसमें आपने याद रखना है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये आपने याद रखनी है। दूसरा और जो चौथा व्यंजन जो होता है दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे इसमें दूसरा और चौथा कौन सा है, ख और घ जो है वो आपके महाप्राण होंगे, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंठ तालव्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने याद रखने हैं, जैसे मूर्धन्य की बात करते हैं, मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो कठोर तालु के मध्य का भाग जो है मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को जो है वो मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जैसे ट, ठ, ड, ठीक है, आदि ये जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है। ओष्ठ्य कौन से होते हैं? ओष्ठ का मतलब ओंठ होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, इनमें जो है वो दोनों ओष्ठों द्वारा जो है वो श्वास का अवरोध होता है। उसी तरह नासिकीय यानी कि नाक से, ये भी आपने याद रखना है। तो कंठ तालव्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंठ तालव्य जो होते हैं वे ए और ए वर्ण जो है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग जो है वो कठोर तालु को स्पर्श करता है, वो तालव्य व्यंजन कहलाता है। जैसे च, छ, ज, झ, न, ठीक है। और कंठ कौन से होते हैं? कंठ कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, जैसे क, ख, ग, घ, तो वो कंठ्य व्यंजन है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद में जो है वो कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीर्घ संधि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दयानंद में जो संधि है वह आपकी कौन सी है? वे दीर्घ संधि है। बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि कौन सी होती है? तो ये आपने याद रखना है। स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो। यदि स्वर्ण स्वर है तो दीर्घ हो जाएगा। इस संधि को जो है दीर्घ कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल से समझना है। जैसे हरीश है तो हरी प्लस ई, इसमें क्या है? ई प्लस ई, हरी। जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये हरीश है, ठीक है, हरीश है तो हरीश में क्या होगा? हरी प्लस ईस होगा। जो हरीश होगा वो आपका हरी प्लस ईस होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ई प्लस ई जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा? वो ई के बराबर होगा। तो ये आपने याद रखना है। दीर्घ संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि में वर्णों का संयोग चाहे वो ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, यदि स्वर्ण जो है वो स्वर है तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि पवित्र में जो संधि है वे कौन सी है? तो पवित्र में जो संधि है वे आपकी अयादि संधि है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब पवित्र संधि की बात करते हैं। तो पवित्र संधि जो होती है वो कौन सी होती है? जब ए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय और ए का आय हो जाता है और ओ का अब और औ का आप हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ए प्लस भिन्न स्वर, जैसे इसे आपने याद रखना है। ए प्लस भिन्न स्वर मतलब कोई अलग स्वर है, तो वो किसके
बराबर हो जाएगा, ये अय के बराबर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो अयादी संधि जो होती है, जब ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अर्थ ए का अय और ए का आय हो जाता है, और वो अयादी संधि जो है वो कहलाती है। तो पवित्र में जो प्रयुक्त संधि है वे आपकी अयादी संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि निर्वासित में जो प्रत्यय है वे कौन सा है। तो प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो होता है वो दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। ये आपने याद रखना है। प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का जो अर्थ होता है वे साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ, पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। इसका प्रयोग जो है वो शब्द के अंत में जो है वो किया जाता है। तो प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अधिकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसका अर्थ जो है वो बदल देते हैं। तो निर्वासित में जो प्रत्यय होगा, यानी कि वो शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय, ये आपने याद रखना है। तो निर्वासित में जो प्रत्यय है वे कौन सा है, वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इत जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो निर्वासित में जो प्रत्यय है वे आपका इत है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो आपने बताना है कि उपसर्ग रहित जो शब्द है वे कौन सा है। उपसर्ग की भी बात कर लेते हैं। तो उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे उप का अर्थ होता है समीप यानी कि निकट और या पास, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी कि उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। उपसर्ग को जो है वो आदि प्रत्यय भी जो है वो कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के आदि में किया जाता है। वास्तव में उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में जो है वो परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो वो नया शब्द प्रहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है अर्थ हुआ मारना। ठीक है, जैसे ये हार है, ठीक है, ये हार एक शब्द है। अगर मैंने इसके आगे उपसर्ग लगा दिया, कोई मान लो मैंने इसके आगे प्र जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, हार शब्द है उसके आगे मैंने प्र जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका प्रहार बन गया। ठीक है, तो एक नया शब्द जो है वो उत्पन्न हो गया। तो प्रहार का जो अर्थ होता है मारना होता है। तो आपने बताना है कि उपसर्ग रहित जो शब्द है वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुरेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो आपने बताना है समास जो है जितेंद्रिय शब्द में कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुब्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं बहुब्री समास के बारे में। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है वे बहुब्री समास कहलाता है। ठीक है, तो बहुब्री समास कौन सा होता है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध हो वो बहुब्री समास होता है। ठीक है, जैसे महात्मा, जैसे महात्मा है यानी कि महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ है तो नीलकंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबी उदर है जिसकी, अर्थात भगवान गणेश जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला यानी कि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हो गया। ठीक है, तो जितेंद्रिय जो है इसमें जो समास है वह आपका बहुब्री समास है। उसके बाद तो जितेंद्रिय में जो समास है वह आपका बहुब्री समास है। बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास जो होते हैं वह कौन से होते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, इसमें द्वंद्व समास होता है। उसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो हो वो भी विशेष्य हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, नील है जो कमल, भी आपका कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद तत्पुरुष समास कौन सा होता है। जिस समास में पूर्व पद जो होता है वो गौण अथवा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, वे तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। ठीक है, तो
वो आपका तत्पुरुष समास होता है, उस ये भी आपने याद रखना है। कर्मधारय समास कौन सा होता है? कर्मधारय मैंने आपको बता दिया। बहुब्रीहि भी हमने बात कर ली। अव्ययी भाव समास जो होते हैं, अव्ययी भाव समास में जिस समास में पूर्व पद जो है वो अव्यय हो और अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जैसे आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, ठीक है, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद बात करते हैं विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास जो है वो बनता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बात की, तो वह आपका कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कर्मधारय समास जो होता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, वही कर्मधारय समास कहलाता है। और इसमें भी उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। अभी बता दिया मैंने, नील कमल, नीला है जो कमल, सदगुण, सद है जो गुण, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, ठीक है, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, नील कमल, नीला है जो कमल। तो विशेषण और विशेष्य के योग से जो है वो कौन सा समास बनता है? वह आपका कर्मधारय समास जो है वो बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो देशीय शब्द है। तो देशीय शब्द पहले आपको पता होना चाहिए, देशीय शब्द कौन से होते हैं। देशीय शब्द की जो उत्पत्ति है विदेश प्लस ज के योग से बनी हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्म। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से जो है वो गृहीत हैं, ठीक है। तो देशीय शब्द कौन से होते हैं? जिनका जो जन्म है वो देश में हुआ है, या फिर जो बोल चाल तथा देश की अन्य भाषाओं से जो है वो लिए गए हैं, उन्हें देशीय शब्द कहा जाता है। अब देशीय शब्द जैसे कटोरा हो गया, खिड़की, डिबिया, लोटा। तो लोटा जो है इस ऑप्शन में है, तो लोटा जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोटा जो है वो देशीय शब्द है। और कौन कौन से शब्द हैं देशीय, जैसे आपने याद रखना है, लकड़ी होगी, बेटा, बाप, पेट, ठीक है, मांस, समय, चेला, बुलबुल, लोटा, खड़ाऊँ, झाड़ू, गन्ना, जूता, चूड़ी, ये जो है पड़ोसी, ये जो है आपके देशीय शब्द होते हैं, जो कि देशीय शब्द जो होते हैं वो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से जो है वो गृहीत होते हैं, लिए गए होते हैं। जबकि विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है, यानी कि जिनका अर्थ है विदेशज का, विदेश में जन्मा। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे विदेशी भाषा से आने के कारण इन्हें आगत शब्द की संज्ञा जो है वो भी दी जाती है। जैसे अरबी भाषा से शब्द लिए गए हैं, जैसे कुर्सी होगी, तरक्की, फैसला, मुहावरा, मजबूर, अदालत, ये जो है वो विदेशी शब्द हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं। जैसे फ़ारसी से जो लिए गए हैं, सरकार हो गया, पेश, लगाम, ये फ़ारसी शब्द हैं। अपील और लैंप, टॉफ़ी, ये जो है अंग्रेजी भाषा से शब्द लिए गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। ट्रेन, साइकिल, ठीक है। तुर्की भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं? जैसे उर्दू, बेगम, खच्चर, ताश, बारूद, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं, जैसे तंबाकू हो गया, गोभी, पादरी, संतरा, स्त्री, ये जो है वो आपके पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं और ये विदेशी शब्द होते हैं। देशी शब्द जो है इसका लोटा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म मंत्र व्यक्त करने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समानार्थक शब्द जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग की नज़र से जो सूक्ष्म मंत्र व्यक्त करते हैं उन शब्दों को जो है वो समानार्थक शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वे क्या होगा। तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वे सूर्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें जो कारक है वे कौन सा है? वे आपका संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का जो बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें जो है वो संबोधन है। किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध हो रहा है तो इसमें संबोधन कारक है, ये आपने याद रखना है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, ओ लड़के खेलना बंद करो। तो ये जो है आपका संबोधन कारक है।
अगले प्रश्न चलते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है वो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आपने ये बताना है। इसका जो आंसर बता देता हूँ मैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इस वाक्य में जो है वो सर्वनाम का जो है वो अशुद्ध जो है वो प्रयोग जो है वो हुआ है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक मुनई के दुई बेटवे रहन, ओ माँ लहूरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जबन हमरा बकरा तबन हमको दे दे। ये अवतारण हिंदी की किस बोली में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जो 15 क्वेश्चन है ये आपके हिंदी व्याकरण के पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको इस टाइप के जो है पूछे जाएंगे। आपको एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पैराग्राफ है और इसमें नीचे जो है वो आपको 5 क्वेश्चन जो है वो दिए होंगे। 20 क्वेश्चन जो है वो टोटल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो तो आपने सिंपल 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और गर्ल्स के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उसके बाद आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है SPU BEd एंट्रांस रिलेटेड कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद। बस आपने स्क्रीनशॉट जो है वो पेमेंट का इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप HP और SPB एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।